रात का सन्नाटा है। प्योंगयांग के एक भारी भरकम सरकारी हॉल में तेज रोशनी चमक रही है। कैमरे ऑन हैं, दुनिया देख रही है और सामने खड़ा है एक चेहरा जिसे पूरी दुनिया पहचानती है, किम जोंग उन। उसका वजनदार शरीर, उसका अजीब हेयर कट और वो बार बार दी जाने वाली न्यूक्लियर धमकियां, सब कुछ जैसे एक परफेक्ट पावर शो लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, तो उस रोशनी के पीछे एक और कहानी छुपी हुई है। क्यों हर बड़ी मीटिंग में, हर बड़े फैसले के वक्त उसके पीछे एक खामोश साया खड़ा होता है? कौन है वो महिला जो कभी कुछ बोलती नहीं, लेकिन जिसकी मौजूदगी ही कमरे का तापमान गिरा देती है? और क्यों नॉर्थ कोरिया के अंदर धीरे धीरे ये बात फैल रही है कि असली डर किम जोंग उन नहीं, बल्कि वो परछाई है जो उसके पीछे खड़ी रहती है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, ये एक पूरा पावर गेम है। एक ऐसा सिस्टम जहां चेहरे बदलते हैं लेकिन कंट्रोल कहीं और से होता है। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर सच में पर्दे के पीछे कोई और ही इस पूरे देश को चला रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर असली रिमोट किसके हाथ में है? उनकी जमीनें छीन ली गईं, उन्हें जबरदस्ती मजदूरी कराई गई और सबसे खतरनाक बात, उनकी पहचान मिटाने की कोशिश शुरू हो गई। भाषा बदलने का दबाव, संस्कृति को खत्म करने की कोशिश, हर तरफ एक साइलेंट लेकिन क्रूर कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा था। इसी दबाव, इसी दर्द और इसी गुस्से के बीच 1930 के दशक में बर्फ से ढके जंगलों में एक नया चेहरा उभरा। एक गुरिल्ला फाइटर जिसने जापानी फोर्स के खिलाफ हथियार उठाया। उसका नाम था किम इल सुंग। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक लंबा और हिंसक संघर्ष शुरू किया। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी शुरुआत थी जो आगे चलकर एक पूरे डायनेस्टी का फाउंडेशन बनने वाली थी। फिर आया साल 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान हार गया और कोरिया को आजादी मिल गई। लेकिन ये आजादी अधूरी थी क्योंकि इसके साथ आया एक और बड़ा झटका, बंटवारा। दुनिया की बड़ी ताकतों ने इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया। 38वीं समानांतर रेखा ने एक देश को दो अलग अलग सिस्टम में बदल दिया। दक्षिण में अमेरिका का सपोर्ट और उत्तर में सोवियत यूनियन का कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग ने सत्ता संभाली, लेकिन सिर्फ कुर्सी पर बैठना उसके लिए काफी नहीं था। उसे लोगों के दिमाग में घुसना था, उनके विश्वास पर कब्जा करना था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा माइंडसेट सेटअप जिसे बाद में पैक्ट टू ब्लड लाइन कहा गया। इस पूरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक कहानी बनाई गई, एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया गया जिसमें किम परिवार को एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य अस्तित्व की तरह पेश किया गया। कहा गया कि उनका जन्म पवित्र पैक्टू पर्वत से जुड़ा है, जहां से प्राचीन कोरियन राजाओं की शुरुआत मानी जाती है। और जब किम जोंग इल का जन्म हुआ तो आसमान में दो इंद्रधनुष दिखाई दिए और एक चमकता सितारा उभरा। ये सब सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा था, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के दिमाग में इस परिवार को भगवान जैसा दर्जा देने के लिए बनाया गया था। फिर आया साल 1994। किम इल सुंग की मौत के बाद सत्ता सीधे उनके बेटे किम जोंग इल को मिल गई। ये मॉडर्न दुनिया का एक अनोखा उदाहरण था, एक कम्युनिस्ट देश लेकिन अंदर से एक पारिवारिक राजतंत्र। 1990 के दशक में जब नॉर्थ कोरिया भयानक अकाल से गुजर रहा था, आम लोग खाने के लिए तरस रहे थे। कई इलाकों में हालात इतने खराब थे कि लोग घास और पेड़ों की छाल तक खाने को मजबूर हो गए थे। उसी समय प्योंगयांग के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी, जहां छोटा किम आलीशान महलों में महंगे विदेशी खिलौनों के साथ बड़ा हो रहा था। देश के हालात और उसकी परवरिश के बीच का फर्क साफ दिखता था। फिर उसकी जिंदगी अचानक दिशा बदलती है। साल 1996 में लगभग 12 साल की उम्र में उसे देश से बाहर भेजा जाता है। मकसद था बाहरी दुनिया को समझना। उसे स्विट्जरलैंड भेजा गया, लेकिन अपनी असली पहचान के साथ नहीं। एक नकली नाम दिया गया, पैक उन। कागजों में बताया गया कि वह नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में काम करने वाले एक कर्मचारी का बेटा है। बर्न शहर में वह एक आम अमीर बच्चे की तरह रहता था। स्कूल जाता, दोस्तों के साथ समय बिताता और धीरे धीरे वहां की जिंदगी में ढल गया। उसे बास्केटबॉल से खास लगाव हो गया। वह घंटों कोर्ट पर खेलता, शिकागो बुल्स की जर्सी पहनता और अपने जूतों को लेकर काफी सजग रहता था। बाहर से देखने पर वह एक शांत और सामान्य छात्र लगता था। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों को अंदाजा तक नहीं था कि उनके साथ बैठा यह लड़का आगे चलकर एक बंद देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनेगा। 1990 के दशक में जब नॉर्थ कोरिया भयानक अकाल से गुजर रहा था, आम लोग खाने के लिए तरस रहे थे। कई इलाकों में हालात इतने खराब थे कि लोग घास और पेड़ों की छाल तक खाने को मजबूर हो गए थे।
उसी समय प्योंगयांग के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी, जहां छोटा किम आलीशान महलों में महंगे विदेशी खिलौनों के साथ बड़ा हो रहा था। देश के हालात और उसकी परवरिश के बीच का फर्क साफ दिखता था। फिर उसकी जिंदगी अचानक दिशा बदलती है। साल 1996 में लगभग 12 साल की उम्र में उसे देश से बाहर भेजा जाता है। मकसद था बाहरी दुनिया को समझना। उसे स्विट्जरलैंड भेजा गया, लेकिन अपनी असली पहचान के साथ नहीं। एक नकली नाम दिया गया, पैक उन। कागजों में बताया गया कि वह नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में काम करने वाले एक कर्मचारी का बेटा है। बर्न शहर में वह एक आम अमीर बच्चे की तरह रहता था। स्कूल जाता, दोस्तों के साथ समय बिताता और धीरे धीरे वहां की जिंदगी में ढल गया। उसे बास्केटबॉल से खास लगाव हो गया। वह घंटों कोर्ट पर खेलता, शिकागो बुल्स की जर्सी पहनता और अपने जूतों को लेकर काफी सजग रहता था। बाहर से देखने पर वह एक शांत और सामान्य छात्र लगता था। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों को अंदाजा तक नहीं था कि उनके साथ बैठा यह लड़का आगे चलकर एक बंद देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनेगा। साल 2001 में जैसे ही उसने 9th क्लास पूरी की, उसे अचानक वापस बुला लिया गया। यह वापसी किसी स्वतंत्र जीवन के लिए नहीं थी, अब उसे शासन के लिए तैयार किया जाना था। लौटते ही उसे किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया गया, जहां उसे सेना, रणनीति और सत्ता चलाने के तरीके सिखाए गए। यहां से उसका असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। परिवार के अंदर उत्तराधिकार की दौड़ पहले से चल रही थी। वह अकेला दावेदार नहीं था। उसका बड़ा भाई किम जोंग नाम कभी पिता का पसंदीदा माना जाता था, लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। वह नकली पासपोर्ट के साथ जापान के डिज्नीलैंड जाते हुए पकड़ा गया, जिससे परिवार की छवि पर असर पड़ा और वह दौड़ से बाहर हो गया। दूसरा भाई किम जोंग चोल स्वभाव से कमजोर माना जाता था और नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया। ऐसे में ध्यान सबसे छोटे बेटे पर आया। किम जोंग उनमें उसके पिता को वह सख्ती, जिद और महत्वाकांक्षा दिखाई दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया गया और सिस्टम के भीतर उसकी स्थिति मजबूत की गई। फिर एक बड़ा बदलाव आया। साल 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई। सरकारी टीवी पर एंकर काले कपड़ों में यह खबर पढ़ रहे थे। बताया गया कि ट्रेन में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। एक पार्टी मीटिंग के दौरान उन्हें सार्वजनिक रूप से हटाया गया। सैनिकों ने उन्हें मीटिंग से उठाकर बाहर ले जाया गया। उन पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। सजा भी तुरंत तय हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के सामने खड़ा करके खत्म किया गया, ताकि कोई निशान बाकी न रहे। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, यह संदेश था, साफ और सीधा। रिश्ते मायने नहीं रखते। इसके बाद सिस्टम और सख्त हो गया। देश के अंदर निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया। इनमिनबान नाम की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन इसे और मजबूत किया गया। हर 25 से 50 घरों पर एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसका काम होता है अपने इलाके के लोगों पर नजर रखना। कौन घर में आया, किससे बात हुई, क्या सुना गया, सब पर नजर। अगर कोई नियम तोड़ता है तो सजा सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती। यहां 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम लागू है। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसके परिवार को भी श्रम शिविरों में भेजा जा सकता है। इससे लोगों के अंदर डर बना रहता है और कोई खुलकर विरोध नहीं करता। यह सख्ती सिर्फ देश के अंदर ही नहीं दिखी, विदेशियों के साथ भी इसका असर सामने आया। जनवरी 2016 में जब ऑटो वॉम्बियर वापस लौटने की तैयारी में एयरपोर्ट पहुंचा, उसी समय उसे हिरासत में ले लिया गया। मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 2 महीने बाद उसे पहली बार दुनिया ने टीवी पर देखा। वह सामने बैठा था, रो रहा था, बार बार माफी मांग रहा था। उसने स्वीकार किया कि उससे गंभीर गलती हुई है, लेकिन वहां गलती मान लेना काफी नहीं होता। उसे 15 साल की कठोर सजा सुनाई गई। इसके बाद वह सार्वजनिक नजरों से गायब हो गया। फिर लगभग 17 महीने बाद जून 2017 में उसे अमेरिका भेजा गया, लेकिन वह वही इंसान नहीं था जो गया था। वह कोमा में था। उसकी सुनने और देखने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसके दिमाग को गहरा नुकसान पहुंचा है, जैसा कि लंबे समय तक हिंसक व्यवहार झेलने पर होता है। अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। एक पोस्टर हटाने की कोशिश ने उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। यह घटना दिखाती है कि यहाँ नियंत्रण सिर्फ सजा से नहीं, बल्कि सोच पर कब्जा करके चलता है। किम जोंग उनकी व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है। जनवरी 2020 में एक घटना सामने आई। एक घर में आग लगी। एक मां ने तुरंत अपने बच्चों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई, लेकिन इस दौरान दीवार पर लगी किम परिवार की तस्वीरें जल गईं। सामान्य स्थिति में उसकी सराहना होनी चाहिए थी, लेकिन वहां मामला उल्टा हो गया। उस महिला पर कार्रवाई की गई। आरोप यह था कि उसने तस्वीरों को सुरक्षित नहीं रखा।
वहां नियम यह है कि आग जैसी स्थिति में पहले तस्वीरों को बचाना जरूरी माना जाता है। इस तरह के नियम लोगों की प्राथमिकताओं को बदल देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सभी लोग इन बातों को मानते हैं? इसका जवाब एक और घटना से मिलता है। 13 नवंबर 2017 को पनमुंजोंग सीमा क्षेत्र में एक नॉर्थ कोरियन सैनिक ने भागने की कोशिश की। वह जीप में बैठकर दक्षिण की तरफ तेजी से बढ़ा। रास्ते में वाहन रुक गया। वह नीचे उतरा और दौड़ने लगा। पीछे से अन्य सैनिकों ने उस पर गोलीबारी की। करीब 40 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 5 उसे लगीं। वह घायल अवस्था में सीमा पार कर गया। जब उसका इलाज किया गया तो एक अलग ही स्थिति सामने आई। डॉक्टरों ने उसकी आंतों में लंबे परजीवी पाए। यह जानकारी बाहर आई तो उसने देश के स्वास्थ्य हालात पर सवाल खड़े कर दिए। अगर सेना के जवान इस स्थिति में हैं, तो बाकी आबादी की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अक्टूबर 2015 में एक यूएसबी स्टिक के लेन देन के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद उन पर मुकदमा चला और 10 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में कूटनीतिक बातचीत के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। यह मामला दिखाता है कि देश के अंदर निगरानी कितनी सख्त है और किसी भी स्तर पर गलती की गुंजाइश कम है। जासूसी के मामलों और बाहरी दबाव के बावजूद किम जोंग उनने अपने सैन्य कार्यक्रम को नहीं रोका। साल 2017 में उसने हवासोंग 15 मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता अमेरिका तक बताई गई। इसके बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव बढ़ा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कड़ी चेतावनी दी। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। इसके बाद एक अलग दिशा में घटनाएं बढ़ीं। साल 2018 में किम ने बातचीत का रास्ता चुना। सिंगापुर में पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के नेता की मुलाकात हुई। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। दोनों नेताओं ने साथ बैठकर चर्चा की और दुनिया ने इसे एक संभावित बदलाव के रूप में देखा। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चली।